अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है। हम लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने जा रहे हैं। किससे? हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल से फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। हॉलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है जनाब, इससे पहले भी हमने लैग्रांज इक्वेशन हैमिल्टन से ड्राइव की थी, पर वो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए थी। तो अब हम देख रहे हैं किसके लिए? फॉर नॉन कंजर्वेटिव। तो जनाब हमारी मेन हेडिंग क्या होगी? लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टन वेरिएशनल प्रिंसिपल, या हैमिल्टन प्रिंसिपल भी लिख लें आप, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। शुरू करते हैं जनाब। लेट्स से हमारे पास हम कंसीडर करेंगे नॉन कंजर्वेटिव हॉलोनोमिक डायनामिकल सिस्टम है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन किसी भी वक्त जब आप देखें तो वो n जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर q1 q2 q3 qn तक जा रहे हैं। यानी आप किसी भी लम्हे जब आप उसे स्टडी करते हैं तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो n जनरलाइज कोऑर्डिनेट से समझी जा सकती है। अब जनाब हैमिल्टन प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा फॉर नॉन कंजर्वेटिव। वो क्या था कि भाई आपके पास डेल्टा इंटीग्रल है t1 से t2 तक w प्लस टी डी टी इक्वल टू 0 है। तो अब आपके पास, ये लास्ट लेक्चर से मैंने लिया, तो आपके पास क्या है जनाब के आप फॉर एक्चुअल पाथ इस इंटीग्रल का जवाब 0 आना चाहिए। और ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो जनाब अब आप जब वर्चुअल वर्क का टूल पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि भाई डेल्टा डब्ल्यू बराबर आ जाता है किस चीज के? इंटीग्रल आई एफ आई डेल्टा आर आई के। तो जनाब अब डेल्टा आर आई को अगर मैं इस पैटर्न पे लिखूं, समेशन जे पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, तो अब आपके पास इसको हम जे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक होगी बात। अगर मैं पार्शियल एफ आई को भी अंदर कर लूं और पार्शियल जे वाले इंटीग्रल को बाहर कर लूं, तो अब आप समेशन जे वाले फैक्टर को बाहर कर दूं, तो ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है ये भी हमने पढ़ी हुई है। इसे हमने जनरलाइज फोर्स के रूप में पढ़ा हुआ है कि समेशन आई एफ आई पार्शियल आर आई ओवर पार्शियल क्यू जे, ये क्यू जे के तौर पे लेते हैं जनरलाइज फोर्स। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट जनरलाइज फोर्स के रूप में आ चुकी है और साथ में जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ गया है। तो वो जो वर्चुअल वर्क आपने एक जनरल पैटर्न पे पढ़ा था आयत फॉर्म के लिए, हम उसे आर इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रूप में इस तरीके से लिखेंगे क्वेश्चन 2 के तौर पे। ठीक होगी बात। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। लेट से टी नॉट से t1 तक कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टी नॉट से t1 है डेल्टा पार्शियल आपके पास डेल्टा डब्ल्यू डी टी, और टी नॉट से आपके पास t1 है, फिर इसी का राइट साइड के साथ ये लिख दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन 3 अब आपके पास एक फैक्टर बन चुका है, इसे हम एंड पे यूज करेंगे। तो आपने इसे t0 से t1 इंटीग्रल लिया, आप चाहें तो t1 से t2 भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जस्ट एक इंटरवल डिफाइन करवाना है। ठीक हो गया बात। क्योंकि ऊपर जो मैंने अभी आपको टूल बताया था यहाँ पे हैमिल्टन प्रिंसिपल, वो t1 से t2 लिया गया था। कोई आप इसे t0 से t1 भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या है जनाब? अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस चीज पे जनाब? वो डिपेंड करती है जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे, वो डिपेंड करती है जनरलाइज वेलोसिटी पे, वो डिपेंड करती है टाइम पे। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब जब मैं इसको इसका डिफरेंशियल लूंगा तो आप कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको? डेल्टा टी बराबर आ जाएगा समेशन जे आपके पास डेल्टा पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे और डेल्टा क्यू जे। ये अब आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिहाज से इसे देखा। अब जनरलाइज वेलोसिटी के लिहाज से पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे डेल्टा क्यू जे। अब टाइम के लिहाज से पार्शियल टी ओवर पार्शियल ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पार्शियल ऑफ टाइम इनटू डेल्टा टी। अब हम जानते हैं कि जब आप लॉन्ग द पाथ होते हैं तो टाइम में वेरिएशन हम नहीं देखते। इंस्टेंटेनियस का सीन था ना, अगर आपको वर्चुअल वर्क याद हो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट याद हो, तो वो इंस्टेंटली था, उसमें डेल्टा टी 0 था। तो इसका ये लास्ट फैक्टर तो नहीं आएगा, डेल्टा आपके टी 0 हो जाएगा। तो 2 फैक्टर बच के वो मैंने इक्वेशन 4 के रूप में लिख दिया। अब आपके पास, अब आप इस इक्वेशन 4 को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं टी नॉट से t1, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड पे करेंगे। आपके लेफ्ट पे एक फैक्टर है तो राइट पे 2 फैक्टर हैं, दोनों को अलग अलग आपने करके इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां पे जो सेकंड फैक्टर है उसमें लिखा हुआ है डेल्टा क्यू डॉट जे, यानी कि आप जनरलाइज वेलोसिटी का डेल्टा देख रहे हो। क्या हम उसे इस तौर पे समझ सकते हैं कि क्यू डॉट जे क्या मानो? डी बाई डी टी क्यू जे। तो यहाँ पे तो अब डेल्टा क्यू डॉट जे है, तो क्या मैं डी बाई डी टी डेल्टा क्यू जे लिख सकता हूं? बात समझ आई? यानी डेल्टा
क्यू डॉट जे को मैंने डी बाई डी टी डेल्टा क्यू जे चेंज किया और कोई काम नहीं किया, बाकी सारा सेम है। इसे मैंने हाईलाइट इसलिए क्यों किया, क्योंकि इसको सिर्फ अब मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट्स के तौर पे। तो अब आप क्या लिखोगे कि भाई आपके पास समेशन जे पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे, यानी ये ऐसे ही आ गया। अब जब आप इसका इंटीग्रल उठाओगे तो सिर्फ डेल्टा क्यू जे बचेगा और आप इसकी लिमिट्स दे दोगे टी नॉट से टी वन तक। फिर आप माइनस आ जाएगा फार्मूले का, तो देन आप क्या लिखोगे कि भाई आपके पास डेल्टा पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे का आप इसको क्या करने वाले, डेरिवेट करोगे और इसका इंटीग्रल करोगे तो वो फैक्टर वैसे ही आ गया लिमिट्स के साथ टी नॉट इंटू टी। अब आपने देखें तो आपके पास जो वेरिएशन है कोऑर्डिनेट के लॉन्ग पाथ वो अब आपके पास विद जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो नो वेरिएशन होगी कोऑर्डिनेट पे, तो अब आप डेल्टा क्यू जे जो लिमिट्स के अंदर आ रहा है, यानी ये वाला फैक्टर जो आ रहा है ये जीरो हो जाएगा आपका। ये जो आपके पास येलो फैक्टर में नजर आ रहा है सिर्फ ये वाला इंटीग्रल बचेगा, मैं उसे सिर्फ बचा के लिख देता हूं। अब मैंने इसे क्यों हाईलाइट कर दिया, क्योंकि आपको सिर्फ बताया कि इन दोनों में से ये लास्ट वाला फैक्टर बचा है। अब आप जरा देखें क्या डेल्टा क्यू जे डी टी इसमें भी है, डेल्टा क्यू जे डी टी इसमें भी है, कॉमन लिया जा सकता है। समेशन जे इसमें भी है, समेशन जे इसमें से वो भी कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या इक्वेशन को इकट्ठा नहीं कर दिया जा सकता? तो आप लिख सकते हैं टी नॉट से टी आपके पास समेशन जे आप पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू जे माइनस डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे और डेल्टा क्यू जे और आपके पास डी टी आ जाएगा। तो जनाब ये वाला इक्वेशन 5 बन चुकी है। अब आपके पास जो क्या है, इक्वेशन 3 आपने ये पढ़ी थी, मैंने कहा था हम आगे जाके यूज करेंगे कि टी नॉट से टी वन डेल्टा डब्ल्यू डी टी आपने किसके बराबर पढ़ा था, टी नॉट टी वन समेशन जे क्यू जे डेल्टा क्यू जे डी टी। अब आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हम जिससे हमने आज का टॉपिक शुरू किया था। तो आपके पास यहाँ पे मैं कर ही देता हूँ फिर आप कंफ्यूज ना हो, तो क्योंकि ये आपके पास इंटरवल टी नॉट से हमने कहाँ तक ले लेना है, टी वन तक। तो ये जनाब आपके पास इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर देंगे। क्या आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू है dt की, क्या आपके पास डेल्टा डब्ल्यू dt की वैल्यू है, वो दोनों वैल्यूज क्या हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं? तो वो कर देते हैं। तो वो जनाब आपने वैल्यूज प्लेस कर दी इसके अंदर। तो अब आप कहेंगे कि इसका जवाब तो इक्वल टू किसके है, इक्वल टू किसके आना चाहिए, जीरो के। अब ये जीरो के इक्विवेलेंट कैसे आ सकता है, ये सारी बहस है असल में कि आपके पास अगर कांस्टेंट होलोनोमिक होंगे तो आपके पास डेल्टा क्यू जे सारे इंडिपेंडेंट हैं। अगर आपके कांस्टेंट नॉन होलोनोमिक होंगे तो फिर तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो कांस्टेंट की इक्वेशन के साथ कोरिलेटेड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस वाले डेल्टा क्यू जे को तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, अभी नहीं वैनिश कर सकते। आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला फैक्टर है सिर्फ इसी को वैनिश करेंगे तो इंटीग्रल का जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक हो गया। तो आपने अगर कोफिशिएंट जो इसका है डेल्टा क्यू जे का, इसको आप क्या सेपरेट करके जीरो कर दिया मैंने ताकि इंटीग्रल हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। तो जनाब अब आपने इस चीज को इक्वल टू जीरो कर दिया। तो ये लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बनी फॉर नॉन कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम। इसमें आप कर भी सकते हैं नेगेटिव कॉमन ले लें, क्यू जे नेगेटिव होगा दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी बाई डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल क्यू डॉट जे वाला फैक्टर पहले आ जाएगा। बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, तो फिर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर नॉन कंजर्वेटिव होलोनोमिक सिस्टम के लिए। तो जनाब ये आज हमने देख लिया। अब इसके बाद हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर की तरफ जाना है, कॉन्स्ट्रेंट्स को हल करने के जो हमारे पास मेथड्स हैं। इससे पहले हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाला सीन देखा था कि कॉन्स्ट्रेंट निकालने हो तो कैसे थे, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उसमें से कॉन्स्ट्रेंट्स निकाल दो, बकिया आपके पास वो जो बचेगा इसका कॉन्स्ट्रेंट वाला आपने निकाल दिए, बकिया आप अप्लाई कर देते थे। अब एक आसान मेथड निकालेंगे जिससे हम लैग्रांज अप्रोच देखेंगे कि कैसे हम जो कंस्ट्रेंट वाले प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।